हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अपना टॉपिक चल रहा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें अभी तक अपने बेसिक जो टॉपिक्स थे मेनली कि कोई भी ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए कौन सी स्टेज होनी चाहिए उनको गो थ्रू किया। सबसे पहले ऑफर होना कंपलसरी है, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस होना कंपलसरी है, फिर उस ट्रांजैक्शन में आने वाली जितनी भी पार्टीज हैं उसको उस ट्रांजैक्शन से कोई ना कोई बेनिफिट रिसीव होना चाहिए, यानी कंसीडरेशन मिलना चाहिए, क्योंकि कंसीडरेशन होगा तभी जा करके वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। उसके बाद में अपन ने ऑफर की डेफिनेशन को एनालिसिस किया था। उसमें एक पॉइंट आया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर, कि सर ऑफर कितने टाइप का होता है। उसी में आज अपना नेक्स्ट पॉइंट है। वैसे मैं आपको इससे पहले बता दूं, अपन ने जब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर पढ़ा था तो दो टाइप अपन पढ़ चुके हैं। पहली टाइप थी जनरल ऑफर, सामान्य प्रस्ताव। सामान्य प्रस्ताव वो होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। जनरल ऑफर हमेशा पब्लिक एट लार्ज होगा, उसमें कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं होते, पब्लिक का कोई भी बंदा उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ऐसा ऑफर जो पब्लिक एट लार्ज अवेलेबल है, जिसको पब्लिक का कोई भी पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसको तो कहते हैं जनरल ऑफर यानी सामान्य प्रस्ताव। फिर सेकंड टाइप आपने पढ़ी थी स्पेसिफिक ऑफर यानी विशेष प्रस्ताव। तो ऐसा कोई ऑफर जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया गया हो या कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को दिया गया हो, और उसको सिर्फ वो पर्टिकुलर पर्सन ही एक्सेप्ट कर सकता है जिसको वो ऑफर दिया था, उसके अलावा उस प्रस्ताव को कोई दूसरा व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसे ऑफर को स्पेसिफिक ऑफर बोलते हैं। ये दो टाइप लास्ट क्लास में अपन गो थ्रू कर चुके। आज जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज काउंटर ऑफर। हाँ, तो काउंटर ऑफर को लेकर के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या प्रोविजंस हैं उसको अपन गो थ्रू करते हैं। पहले इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको गो थ्रू करेंगे ताकि फिर अपने को थ्योरी में आगे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो सभी लोग ध्यान देना। मान लीजिए एक अनिल नाम का पर्सन है और इस अनिल नाम के पर्सन के पास एक कार है, इसको अपनी कार सेल करनी है। तो इसने ऑफर दिया, अनिल ने ऑफर्स टू सेल हिज कार। अनिल ने अपनी कार सेल करने का ऑफर दिया है। ऑफर दिया किसको? एक दूसरे व्यक्ति जिसका नाम सुनील है। ध्यान से सुनना प्लीज। ऑफर देने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे कि सर जो व्यक्ति प्रस्ताव देता है उसको हम ऑफरर बोलते हैं, और जिस पर्सन को ऑफर दिया है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? तो जिस पर्सन को ऑफर दिया गया है उसको हम ऑफरी कहते हैं। ऑफरर वो व्यक्ति होता है जिसने ऑफर दिया है, और ऑफरी वो पर्सन होता है जिसको ऑफर दिया गया है। जैसे यहां पर अनिल ने ऑफर दिया सुनील को कि मैं आपको मेरी कार बेचना चाहता हूं, और वो भी एट द रेट 4 लाख रुपीज। यानी अनिल ने अपने ऑफर में लिख के दिया कि मैं मेरी कार आपको 4 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं। तो ऑफरर की तरफ से ऑफर सेंड हो गया, ऑफरी को ऑफर रिसीव हुआ है सर। अब ऑफरी के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो इसको रिजेक्ट कर दे और चाहे तो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन यदि ये प्रस्ताव ग्रहीता यानी जिसको ये प्रस्ताव मिला है, ऑफरी जो है, वो यदि वापस इसको रिप्लाई देता है अनिल को कि मैं आपकी कार परचेज तो करना चाहता हूं लेकिन 3,80,000 रुपीज में। देखो ऑफर कितने का था? 4 लाख रुपीज का। लेकिन यहां पर सुनील ने वापस रिप्लाई दिया अनिल को कि आपका ऑफर मुझे रिसीव हुआ है और मैं भी आपकी कार परचेज करना चाहता हूं, लेकिन 4 लाख में नहीं, मैं 3,80,000 में आपकी कार परचेज। ये एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि यहां पर ऑफरी ने ऑफर एक्सेप्ट तो किया, लेकिन ऑफर की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उनको थोड़ा सा चेंज करके। और जहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस में यदि ऑफरी ने कोई चेंज कर दिया है तो ये एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन में कवर नहीं होगी, बल्कि इसको कहेंगे काउंटर ऑफर। ये यहां पर जो एक्सेप्ट किया गया है ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये काउंटर ऑफर है। यहां सुनील ने अनिल को ऑफर दिया है कि आप मुझे जो कार 4 लाख रुपए में बेचना चाहते हो मैं 4 लाख में नहीं परचेज करूंगा, मैं 3,80,000 रुपीज में आपकी कार परचेज करने को तैयार हूं, आपको सेल करनी हो तो बताओ। तो ये काउंटर ऑफर है। तो काउंटर ऑफर हमेशा ऑफरी देगा, पहला पॉइंट याद रखना।
काउंटर ऑफर तभी दिया जाएगा जब ऑफरी को ओरिजिनल ऑफर रिसीव हो गया हो। ओरिजिनल ऑफर रिसीव होने के बाद में यदि ऑफरी उसी ऑफर की टर्म्स कंडीशन को थोड़ा बहुत चेंज करके अपनी तरफ से एक नया ऑफर यदि ऑफर को इश्यू करता है तो दिस इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। इसलिए कई जगह काउंटर ऑफर को कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी मानते हैं, यानी सह शर्त स्वीकृति भी माना गया है। लेकिन ऐसी एक्सेप्टेंस जिसमें कंडीशन हो साथ में, इसलिए वो वैलिड नहीं होती, इसलिए उसको काउंटर ऑफर माना जाता है। हाँ, अब अनिल चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है। ध्यान से देखो ट्रांजेक्शन को, पहले अनिल ने सुनील को ऑफर दिया बट वो ऑफर रिजेक्ट हो गया। अब सुनील ने जो काउंटर ऑफर दिया है ये एक इंडिपेंडेंट ऑफर के रूप में काम करेगा। अब अनिल चाहे तो इसको एक्सेप्ट कर सकता है और चाहे तो इसको रिजेक्ट कर दे। तो काउंटर ऑफर एक इंडिपेंडेंट ऑफर है, इसका ओरिजिनल ऑफर के साथ में कोई लिंक नहीं होता है। काउंटर ऑफर ऑलवेज रिजेक्ट्स द ओरिजिनल ऑफर। जैसे काउंटर ऑफर होगा ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाता है। काउंटर ऑफर हमेशा ऑफर ही देगा और वो भी ओरिजिनल ऑफर रिसीव होने के बाद में। बस ये 3 पॉइंट याद रख लो, यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो इन तीनों में से कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिले। तो काउंटर ऑफर हमेशा ऑफरी की तरफ से आएगा, ओरिजिनल ऑफर रिसीव होने के बाद में आएगा, और काउंटर ऑफर इश्यू होते ही ओरिजिनल ऑफर ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है। आइए अब इसकी थ्योरी एक बार आपको गो थ्रू करवा देता हूं काउंटर ऑफर की। हाँ, तो काउंटर ऑफर की थ्योरी में क्या लिखा है ध्यान देना प्लीज, इसको गो थ्रू करते हैं। इसमें मेंशन है कि व्हेन द ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अब आप बोलोगे सर क्वालिफाइड मतलब, देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्वालिफाइड का मतलब है कंडीशनल, यानी ऐसी एक्सेप्टेंस जो विद कंडीशन हो उसको क्वालिफाइड बोलते हैं। तो यदि ऑफरी ने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दी है, यानी जो ऑफर उसको रिसीव हुआ था उसको एक्सेप्ट तो किया है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, जो भी उस ओरिजिनल ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशंस थी उनको उसने वेरिएशन किया है सर, मॉडिफिकेशन किया है। जैसे अनिल ने ऑफर दिया था कि मैं मेरी कार 4 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, लेकिन सुनील क्या बोल रहा है 4 लाख में नहीं 3,80,000 में देनी हो तो बताओ। तो प्राइस को मॉडिफाई कर दिया ना। तो काउंटर ऑफर जो होगा वो हमेशा ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि ओरिजिनल ऑफर की टर्म्स कंडीशन यहाँ चेंज हो जाती है। तो ऐसे ऑफर को काउंटर ऑफर कहते हैं। और काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। काउंटर ऑफर से जो मूल प्रस्ताव था, यानी प्रति प्रस्ताव से या जवाबी प्रस्ताव से जो आपका मूल प्रस्ताव था वो ऑटोमेटिक अस्वीकार हो जाएगा, वो वहीं पर कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि कोई भी एक्सेप्टेंस यदि विद कंडीशन है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होती, बल्कि उसको काउंटर ऑफर की श्रेणी में डाल। इसलिए काउंटर ऑफर को कंडीशनल एक्सेप्टेंस यानी सशर्त स्वीकृति भी कहा जाता है। और सशर्त स्वीकृति क्योंकि मान्य नहीं होती, इसलिए इसको एक इंडिपेंडेंट ऑफर के रूप में जाना जाता है। तो ये अपने ऑफर की 3 अलग अलग टाइप बताई आपको। पहला था आपका जनरल ऑफर जो पब्लिक एट लार्ज होगा। सेकंड था आपका स्पेसिफिक ऑफर तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या कोई भी एक स्पेसिफिक पर्सन को दिया गया हो। और तीसरी टाइप थी अपने सामने काउंटर ऑफर। एक टाइप और पढ़ाना चाहता हूँ, वो आपके नोट्स में नहीं है लेकिन आप उसको याद रखना सर, और उसका नाम है क्रॉस ऑफर। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, तो ध्यान देना प्लीज। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। ये जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये हो सकता है आपके नोट्स में नहीं होगा, बट मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये भी पढ़ लेना चाहिए, क्या पता इससे रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन बन जाए। तो एक टर्म लिख रहा हूं जिसका नाम है क्रॉस ऑफर। काउंटर ऑफर अलग था, क्रॉस ऑफर अलग होता है। क्रॉस ऑफर कैसे काम करता है बताता हूं आपको। अपन कोशिश करेंगे वही एग्जाम्पल दोबारा लें ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। ये एक अनिल नाम का पर्सन है और इसके पास एक कार है और ये अपनी कार को सेल करना चाहता है। तो अनिल ने ऑफर दिया, ऑफर टू सेल कार एट द रेट
4 लाख रुपीज। अनिल ने सुनील को ऑफर दिया कि मैं आपको मेरी कार सेल करना चाहता हूँ, और ये ऑफर दिया कब? तो ये मान लेते हैं इसने ऑफर दिया है 30 मार्च 2025 को, यानी 30 मार्च 2025 को अनिल ने बाय पोस्ट ऑफिस अपना ऑफर लेटर सुनील को भेजा है। 30 मार्च को अनिल ने अपना ऑफर लेटर बाय पोस्ट ऑफिस सुनील को सेंड किया है। देखो ये तो आप लोग भी जानते हो कि सेम डे ऑफर लेटर डिलीवर नहीं। अनिल ने ऑफर लेटर ड्राफ्ट किया, उसको प्रिंट किया, साइन किया, और साइन करके वो सुनील को सेंड कर दिया 30 मार्च को। लेकिन ऑफर लेटर सुनील को रिसीव होगा 1-2 दिन के बाद। तो अभी ऑफर लेटर रास्ते में है, अभी सुनील को ऑफर लेटर नहीं मिला है। इस बीच में खुद सुनील ने भी अनिल को ऑफर दिया, ऑफर टू परचेज कार एट द रेट ₹4 लाख। खुद सुनील ने भी अनिल को ऑफर दिया है, और वही बाय पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही दिया। और मान लेते हैं इसने भी 30 मार्च को ही अपना ऑफर लेटर दिया है सर, इसने भी 30 मार्च 2025 को और अनिल को एक लेटर लिखा कि मैं आपकी कार 4 लाख रुपए में परचेज करना। देखो एक चीज ध्यान से सुनो, अनिल ने सुनील को ऑफर दिया कि मैं मेरी कार बेचना चाहता हूं, वो ऑफर अभी रास्ते में है, सुनील को रिसीव नहीं हुआ है। इस बीच में सुनील ने भी अपनी तरफ से सेम टर्म्स कंडीशन का ऑफर अनिल को दिया है, और यह भी अभी रास्ते में नहीं मिला था। यानी अनिल को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि सुनील की तरफ से कोई ऑफर उसको दिया जा रहा है, और इसी तरह से सुनील को भी कोई जानकारी नहीं है कि अनिल की तरफ से सेम टाइप का कोई ऑफर उसको। अनिल और सुनील दोनों लोग अपनी अपनी तरफ से अपना ऑफर एक दूसरे को देते हैं, ये क्रॉस ऑफर है। देखो काउंटर ऑफर और क्रॉस ऑफर में क्या फर्क है? फर्स्ट पॉइंट, काउंटर ऑफर हमेशा ऑफर ही देगा ओरिजिनल ऑफर रिसीव होने के बाद में, जबकि क्रॉस ऑफर में दोनों पर्सन अनजान हैं, अनअवेयर हैं कि एक दूसरे की तरफ से कोई ऑफर आया है या आ रहा है, इसका उन दोनों को कोई जानकारी नहीं। तो क्रॉस ऑफर में अनिल ने अपना ऑफर दिया है जो कि अभी सुनील को मिला नहीं है। इस बीच में खुद सुनील ने सेम टाइप का ऑफर अनिल को दिया है, लेकिन अनिल को भी सुनील की तरफ से कोई ऑफर आया है उसकी जानकारी पहले। ऐसे ऑफर को क्रॉस ऑफर बोलते हैं। दोनों अलग अलग ऑफर हैं, अब जो भी ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा तो ये ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट बन जाएगा। तो काउंटर ऑफर और क्रॉस ऑफर दोनों में फर्क होता है। एग्जाम में बाई चांस क्वेश्चन बन जाए तो ध्यान देना, दोनों सेम नहीं होती। क्रॉस ऑफर में दोनों पार्टी एक दूसरे को ऑफर देंगी, हो सकता है उनके टर्म्स सेम हो या अलग अलग भी हो सकती। मेन डिफरेंस का पॉइंट ये कि क्रॉस ऑफर देते टाइम दोनों पार्टीज को एक दूसरे की तरफ से आने वाले ऑफर की कोई जानकारी नहीं थी, जबकि काउंटर ऑफर के केस काउंटर ऑफर हमेशा ऑफर ही देगा, और वो तब देगा जब उसके पास ओरिजिनल ऑफर रिसीव हो गया हो। उसके बाद में ओरिजिनल ऑफर की टर्म्स कंडीशन चेंज करके यदि कोई ऑफर दिया जाएगा वो काउंटर ऑफर हो। काउंटर करने का मतलब ही क्या होता है कि किसी का कोई बात है, वो बात सुनने के बाद में उसका जवाब देना। क्रॉस ऑफर ऐसा नहीं होता, क्रॉस ऑफर तो समतर्त ऑफर है, दोनों पार्टीज ने अपने अपनी तरफ से और एक दूसरे को ऑफर दिए। अब जो भी ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा वो एग्रीमेंट की श्रेणी में कवर हो जाएगा। तो ये थी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो पहली स्टेज है ऑफर, उसमें ऑफर कितने टाइप का। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट अपने सामने आता है, और नेक्स्ट पॉइंट है सर एक्सेप्टेंस की। क्योंकि आपको ध्यान है ऑफर से तो ट्रांजैक्शन की शुरुआत होती है, ऑफर तो ट्रांजैक्शन को शुरू करने की पहली स्टेज, लेकिन ऑफर से एग्रीमेंट तो बनेगा नहीं। एग्रीमेंट बनने के लिए ऑफर का एक्सेप्ट होना जरूरी। तो एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं? तो एक तो इसका सेक्शन याद रखना, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपसे सेक्शन नंबर पूछ लें कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से सेक्शन में एक्सेप्टेंस को डिफाइन किया गया है। तो आपको ध्यान होगा एक्सेप्टेंस का सेक्शन कौन सा है। देखो मैं तो लिखूंगा ही, आप भी खुद के दिमाग से पूछा करो प्लीज।
तो एक्सेप्टेंस का सेक्शन है टू क्लोज बी। आइए इसको रीड आउट करते हैं। तो एक्सेप्टेंस किसे कहा कि द पर्सन, वो व्यक्ति, टू हुम द प्रपोजल इज मेड, कि जिस व्यक्ति को प्रपोजल दिया गया था वो व्यक्ति यदि सिग्निफाइज हिज एसेंट, अपनी सहमति व्यक्त करता है, अपनी कंसेंट दे देता है उस प्रपोजल पर जो उसको दिया गया था, तो द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तो ये माना जाएगा कि वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, यानी वो प्रस्ताव स्वीकार हो गया। और जब कोई एक प्रपोजल स्वीकार हो जाता है तो वो बन जाता है प्रोमिस, वो बन जाता है वचन, वो एक वादा बन जाता है। तो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज बी में गिवन है। तो एक्सेप्टेंस का मतलब कि जिस पर्सन को ऑफर दिया गया था, आप थोड़ा सा दिमाग पे बोझ डालो, जनरल ऑफर तो किसी भी पर्सन को, कोई भी व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि जनरल ऑफर पब्लिक एट लार्ज होता है, तो जनरल ऑफर को तो कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन स्पेसिफिक ऑफर सिर्फ वही व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर दिया गया था। इसलिए लाइन लिखी है कि जिस पर्सन को ऑफर दिया गया है, अब जनरल ऑफर है तो पब्लिक एट लार्ज, और स्पेसिफिक ऑफर है तो सिर्फ वही व्यक्ति जिसको ऑफर दिया गया था, वो व्यक्ति यदि उस ऑफर को करने में, उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, अपनी सहमति व्यक्त करता है, तो ये माना जाएगा कि ये ऑफर एक्सेप्ट हो गया। और एक बार यदि को ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो प्रोमिस बन जाता है। एक बार यदि आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आपकी जो भी ड्यूटी बनती है उस ट्रांजेक्शन में वो आपको पूरी करनी, यानी वो प्रोमिस बन जाएगा। और प्रोमिस ही आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट में 2 या 2 से ज्यादा प्रोमिस ही कंसीडरेशन होती, इसीलिए वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि एक्सेप्टेंस से रिलेटेड क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट। तो पहला पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, वैसे आप हेडिंग पढ़ते खुद ही समझ जाओगे। एक्सेप्टेंस कौन कर सकता है? तो स्वीकृति सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसको प्रस्ताव दिया गया था। तो पहला पॉइंट यही है कि एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, कि एक्सेप्टेंस सिर्फ वही व्यक्ति दे सकता है जिसको आपने ऑफर दिया है, यानी जिस व्यक्ति को ऑफर दिया गया है सिर्फ वही व्यक्ति एक्सेप्टेंस कर सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति। आगे ये भी बताया कि एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन जिसको आपने ऑफर दिया था। यदि आपका ऑफर किसी पर्टिकुलर पर्सन को है, किसी विशिष्ट व्यक्ति को है, किसी विशेष व्यक्ति को आपने ऑफर दिया है, तो सिर्फ वो पर्टिकुलर व्यक्ति ही उसको एक्सेप्ट कर सकता है। जबकि जनरल ऑफर जो होता है, यदि कोई ऐसा ऑफर जो आपने पब्लिक एट लार्ज दिया है तो उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। और यदि आपने ऑफर किसी पर्टिकुलर पर्सन के ग्रुप को दिया है, आपने यदि क्लास ऑफ पर्सन को दिया है, कोई ग्रुप को दिया है, कोई टीम को आपने ऑफर दिया, तो उस टीम का, उस क्लास का कोई भी मेंबर उस ऑफर को एक्सेप्ट। तो सिंपल पॉइंट बस इतना याद रखना है कि जिस व्यक्ति को ऑफर दिया गया है सिर्फ वो व्यक्ति ही उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। और यदि आपका ऑफर पब्लिक एट लार्ज है, वर्ल्ड एट लार्ज है, तो उस ऑफर को फिर पब्लिक का कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये तो पहला पॉइंट था कि पब्लिक को कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट, जनरल ऑफर है तो कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है पब्लिक ऑफर को। और यदि कोई पर्टिकुलर ऑफर है किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया हुआ है तो फिर उसको सिर्फ वही व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है जिसको आपने ऑफर दिया। चलो अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी अब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। देखो अनक्वालिफाइड का मतलब तो मैंने पहले भी बताया था, फिर दोबारा बता देता। अनक्वालिफाइड का तो मतलब है, अनक्वालिफाइड का तो मतलब है अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के, बिना किसी शर्त के। और अब्सोल्यूट का मतलब है फाइनल। तो जो भी एक्सेप्टेंस हो वो किंतु परंतु नहीं हो। क्या आपको यदि प्रस्ताव मिला है तो ऐसा नहीं हो कि आपका प्रस्ताव मुझे मिला है, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, यदि ऐसा हो जाए तो, यदि वैसा हो जाए तो, ये नहीं कह सकते, या तो हाँ या ना। तो एक्सेप्टेंस बिना किसी शर्त के होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस पूर्ण होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, वो आधी नहीं हो सकती। सेक्शन 7 भी यही कहता है कि एक्सेप्टेंस इज वैलिड, किसी भी एक्सेप्टेंस को वैध तभी मानेंगे, वैलिड तभी मानेंगे जब वो अब्सोल्यूट हो और अनक्वालिफाइड हो, बिना किसी शर्त के, और उसी मैनर में बताई गई हो वो एक्सेप्टेंस जो मैनर प्रस्ताव में प्रिस्क्राइब था। देखो ये जो लास्ट की 2-3 लाइनें हैं
ये वैसे तो नेक्स्ट पॉइंट अलग से आएगा, लेकिन यहाँ पर समझा देता हूँ ताकि आगे पॉइंट को फिर अपन रिवीजन कर लेंगे। देखो इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है, यदि ऑफरर ने ऑफर देते टाइम अपने ऑफर में ये मेंशन कर दिया था कि यदि आप मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करते हो तो मैं आपको ऑफर बाय ईमेल सेंड कर रहा हूं, तो आप भी मुझे बाय ईमेल ही रिप्लाई करना, यानी एक्सेप्टेंस बाय ईमेल ही होनी चाहिए। यदि ये मेंशन है ऑफर में तो ऑफर की ड्यूटी बनती है कि वो उसी मैनर में उसी मेथड से रिप्लाई करे, एक्सेप्टेंस दे, जो मेथड या जो मैनर ऑफर में बताया गया है। अब आप कहेंगे सर मान लो ऑफर में कुछ नहीं लिखा था, तो फिर ऑफरी के पास ऑप्शन है, फिर ऑफरी चाहे तो बाय ईमेल भी जवाब दे सकता है, बाय पोस्ट ऑफिस से भी जवाब दे सकता है, और ओनली ओरली भी जवाब दे सकता है, प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए उसके, बाकी ओरल भी एक्सेप्टेंस हो सकती है। तो कभी को पूछे कि सर एक्सेप्टेंस का मैनर क्या हो, बाय ईमेल एक्सेप्टेंस दें, बाय पोस्ट ऑफिस एक्सेप्टेंस दें, या ओरल एक्सेप्टेंस भी हो सकती है, तो वो डिपेंड करता है कि जब ऑफर दिया गया था तो उस ऑफर में कोई मैनर प्रेस्क्राइब था क्या। यदि ऑफर में कोई मैनर प्रेस्क्राइब है, यदि ऑफर में कोई मैनर दिया गया था कि आप इसी मैनर में एक्सेप्ट करना, तो देखो आप उसी मैनर में एक्सेप्ट, और यदि ऑफर में कोई मैनर प्रेस्क्राइब नहीं है तो फिर आप कोई भी रीजनेबल मैनर जो ऑफरी को सही लगे उस मैनर में आप जवाब दे सकते। देखो ये लिखा है कि एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल या रीजनेबल मैनर। जो भी आप एक्सेप्टेंस दें तो जो यूजुअल जो उचित मैनर आपको लगे आप उसी में देना, एक्सेप्ट यानी अनलेस द प्रपोजल प्रेस्क्राइब्स द मैनर। लेकिन यदि प्रस्ताव में ही कोई मैनर प्रेस्क्राइब हो, प्रस्ताव देते टाइम ही प्रस्तावक ने पहले ही बोल दिया हो कि मैं आपको मेरा प्रस्ताव बाय स्पीड पोस्ट या बाय पोस्ट ऑफिस भेजना हूं, तो आप भी मुझे रिप्लाई या एक्सेप्टेंस बाय स्पीड पोस्ट ही देना। यदि ऐसा ऑफर में लिखा गया है, यानी एक्सेप्टेंस का तरीका क्या होगा, यदि ये ऑफर में पहले से ही प्रेस्क्राइब है तो एक्सेप्टेंस उसी मैनर में होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप कोई भी रीजनेबल मैनर एक्सेप्टेंस कर सकते हैं। यही पॉइंट आगे चल के फिर रिपीट होगा और फिर पढ़ेंगे। और आगे बताया भी था कि इफ द प्रपोजल प्रेस्क्राइब्स द मैनर, यदि प्रपोजल में कोई मैनर प्रेस्क्राइब हो तो उसी मैनर में प्रपोजल एक्सेप्ट होना चाहिए जैसा कि प्रपोजल में लिखा गया। नेक्स्ट है सर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट भी होनी चाहिए। मान लो आपको कोई ऑफर मिला, किसी ने अपनी कोई कार या कोई भी गुड्स बेचने का आपको ऑफर दिया, ऑफर आपको अच्छा लगा, आप यदि उसको स्वीकार कर लेते हैं, आपने एक्सेप्टेंस लेटर लिख भी लिया, साइन कर लिया, लेकिन वापस आपने ऑफरर को कोई जवाब नहीं दिया, एक्सेप्टेंस लेटर लिख करके और अपने घर पे ही उसको रखा हुआ है, आपने उसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू वापस भेजा नहीं है, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए, स्वीकृति आपको बतानी भी पड़ेगी ना ऑफरर को कि आपने जो मुझे प्रस्ताव दिया था मैंने उसको स्वीकार किया है, ये बात आप उसको कम्युनिकेट करो। यदि ये बात आप बताओगे नहीं तो एक्सेप्टेंस हुई या नहीं हुई ऑफरर को कैसे पता चलेगा। तो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट होना जरूरी है। तो ये ऑफरी की ड्यूटी बनती है, यदि आपको कोई प्रस्ताव मिला है, जैसे वो प्रस्ताव आपको रिसीव हो, यदि आप उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो उसकी स्वीकृति वापिस ऑफरर को आप कम्युनिकेट। आइए रीड आउट करते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, यानी यदि आप किसी प्रस्ताव को स्वीकार करते हो तो आपको अपनी स्वीकृति बतानी भी पड़ेगी। तो फॉर एन एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड, कि कोई भी एक्सेप्टेंस वैलिड तभी होगी, इट मस्ट नॉट ओनली बी मेड बाय द ऑफरी, सिर्फ एक्सेप्टेंस देना ही काफी नहीं है, बल्कि वो एक्सेप्टेंस आपको कम्युनिकेट भी करनी होगी। तो या तो ऑफरी खुद कम्युनिकेट करे या ऑफरी किसी को ऑथराइज कर दे। मान लो जैसे आप उस समय वहां नहीं हो, आप इंडिया से बाहर हो, या कोई भी आपको काम है आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं कर सकते, तो आप अपने आप पर किसी को ऑथराइज कर सकते हो, तो आपके द्वारा जो जिस व्यक्ति को आपने अधिकार दिए हैं वो व्यक्ति उसको ऑफर को जो एक्सेप्टेंस हुई वो कम्युनिकेट कर सकते। लेकिन एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना जरूरी है। यदि आप एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं करोगे तो वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने के लिए का कम्युनिकेशन जरूरी। ये पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अपन पीछे पढ़ चुके कि एक्सेप्टेंस किस मैनर में होनी चाहिए। भाई ऑफरर ने तो अपना ऑफर ईमेल से भेजा है, तो आप एक्सेप्टेंस बाय ईमेल भेजेंगे
या बाय पोस्ट ऑफिस भेजेंगे, या फ़ोन करके बताएंगे कि आपका ऑफर मिला था मुझे बाय ईमेल और मैं आपके ऑफर को स्वीकार कर रहा हूँ। कौन से मैनर में आप एक्सेप्टेंस वापस बताएंगे, तो ये डिपेंड करता है कि ऑफर में क्या मैनर प्रेस्क्राइब था। यदि प्रस्ताव में, ऑफर में ऑफर ने पहले ही मेंशन कर दिया था कि मैं आपको मेरा ऑफर बाय ईमेल भेज रहा हूं, तो आप भी एक्सेप्टेंस मुझे बाय ईमेल ही देना, ऐसा लिखा हुआ ऑफर में, तो फिर एक्सेप्टर की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने एक्सेप्टेंस बाय ईमेल ही सेंड करे। और यदि ऐसा नहीं लिखा तो फिर ये लाइन याद रखो कि एक्सेप्टेंस शुड बी इन ए रीजनेबल मैनर। तो या तो प्रेस्क्राइब्ड मैनर, प्रेस्क्राइब्ड यानी जैसा ऑफर में लिखा हुआ है। यदि ऑफर में कुछ नहीं लिखा तो जो भी रीजनेबल मोड है उस रीजनेबल मोड में आप एक्सेप्टेंस कर सकते। यानी यदि कोई तरीका प्रस्ताव में पहले से ही बताया गया है तो ऑफरी की जिम्मेवारी बनती है, स्वीकार करने वाले की जिम्मेवारी बनती है कि उसी तरीके से ही एक्सेप्टेंस वापस दे जो कि ऑफर में लिखा हुआ है। और यदि ऑफर में कोई तरीका नहीं लिखा हुआ तो फिर आपके पास ऑप्शन है, आप किसी भी वे में एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स अपन, और इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लाइड मतलब किसी को इशारों इशारों में समझाना। जैसे कई बार अपन से कोई पूछता है कोई भी चीज़, जैसे मैं आपको, मान लो अपनी यदि फेस टू फेस क्लास होती है, कभी आपको पूछता हूँ टॉपिक समझ में आए, आप गर्दन हिला देते हो ऐसे, यानी यस सर। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बिना वर्ड्स के भी, यानी बाय जेस्चर्स भी आप एक्सेप्टेंस कर सकते हो, आप इशारों में भी एक्सेप्टेंस, तो उसको भी, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस बाय बिहेवियर, यानी आचरण के द्वारा किसी ऑफर को एक्सेप्ट को भी निहित स्वीकृति कहा जाता है, और वो भी वैलिड स्वीकृति माना जाता है, प्रोवाइडेड उसके प्रॉपर एविडेंस हो कलीदी साबित करने के बाद। हाँ, ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन रीजनेबल टाइम एंड बिफोर द ऑफर लैप्स। किसी व्यक्ति को कोई ऑफर रिसीव हुआ, जैसे अनिल ने सुनील को ऑफर दिया कि मैं आपको मेरी कार 4 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं। सुनील को ऑफर रिसीव हो गया, तो अब सुनील कितने दिन में ऑफर की जवाब देगा? नहीं, ऑफर पसंद है सुनील को, ऑफर उसको एक्सेप्ट करना चाहता है, तो कितने दिन में आपको रिप्लाई देनी होगी? 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, 1 साल बाद? यानी ऑफर की एक्सेप्टेंस कितने टाइम के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए? देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई टाइम लिमिट नहीं लिखी, ये डिपेंड करता है। यदि ऑफर देते टाइम ऑफरर ने कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाई कर दी थी, जैसे अनिल ने जब सुनील को ऑफर दिया तो उसने बोल दिया था कि आप मुझे 15 अप्रैल 2025 से पहले पहले बता दें कि आप मेरी कार परचेज करेंगे या नहीं करेंगे, तो कोई ना कोई लास्ट डेट गिवन है, कोई टाइम पीरियड गिवन है, तो फिर ऑफरी की ड्यूटी बनती है, एक्सेप्टर की ड्यूटी बनती है। यदि आप ऑफर को एक्सेप्ट करते तो आप उतने टाइम के अंदर अंदर अपना जवाब, जो टाइम प्रस्ताव में स्पेसिफाई किया। और यदि ऑफर में, प्रस्ताव में कोई समय सीमा नहीं बताई हुई, नहीं निर्दिष्ट, नहीं बताई हुई, तो भी ऑफरी की ड्यूटी बनती है एक उचित टाइम के अंदर अंदर, एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर आपको उस ऑफर को एक्सेप्ट, क्योंकि कोई भी ऑफर असीमित समय के लिए इंडेफिनेटली ओपन नहीं रह सकता। ऐसा नहीं कि कोई ऑफर आपको आज मिला और 40 साल बाद जाकर के जवाब दें, अब बोलेंगे सर ऑफर में तो कुछ लिखा नहीं था, वो टाइम लिमिट थी नहीं, इसका मतलब वो हमेशा के लिए ओपन है, कभी भी एक्सेप्ट कर सकते। तो ऐसा नहीं है, उस केस में जो भी उचित समय हो उसके अंदर अंदर एक्सेप्ट होना। अब ये एक डिबेट वाला पॉइंट है कि सर कितना समय उचित माना जाता है, वो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा यदि कल बाई चांस। आइए रीड आउट करते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। स्पेसिफाइड मतलब जो ऑफर में बताई गई थी, जो टाइम लिमिट ऑफर में बताई गई है उतने टाइम लिमिट के अंदर आपको एक्सेप्ट। और यदि कोई टाइम लिमिट स्टिपुलेटेड नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है, यानी ऑफर में कोई समय सीमा नहीं बताई थी ऑफरी को, तो फिर एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन ए रीजनेबल टाइम। जो भी रीजनेबल टाइम हो उतने टाइम के अंदर आपको एक्सेप्ट, क्योंकि कोई भी ऑफर
इंडेफिनेटली, इंडेफिनेटली का मतलब होता है कि जिसका कोई समय सीमा नहीं हो, कोई भी ऑफर हमेशा हमेशा के लिए यानी अनिश्चित काल के लिए खुला नहीं रखा। कोई भी ऑफर मेरी टाइम लिमिट भी नहीं है तो भी इसका मतलब ये नहीं कि ऑफर हमेशा हमेशा के लिए ओपन है। अनलिमिटेड टाइम के लिए ऑफर ओपन नहीं हो सकता, तो एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही आपको ऑफर को एक्सेप्ट करना हो। आगे ये भी है कि एक्सेप्टेंस आपको ऑफर के रिवोक होने से पहले, ऑफर के कैंसिल होने से पहले पहले आपको ऑफर का एक्सेप्टेंस करना जरूरी। का मतलब ऑफर रिवोक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यदि अनिल ने सुनील को अपनी कार बेचने का ऑफर दिया, मैं मेरी कार आपको 4 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं और आप मुझे 15 अप्रैल से पहले पहले जवाब दे दें। मान लीजिए सिर्फ 5 या 6 अप्रैल का समय आ गया और अभी तक ऑफरी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया था, बट अनिल को लगा कि यार ऑफरी कोई मुझे जवाब नहीं दे रहा, चलो मैं कोई और को बेचूंगा, तो आप पहले वाला ऑफर विड्रॉ कर सकते हैं। अनिल सुनील को बोल सकता है मैंने आपको ऑफर दिया था, मानता हूँ 15 अप्रैल तक का टाइम था, लेकिन मैं मेरा ऑफर अब विड्रॉ कर रहा हूँ। तो कोई भी ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले पहले विड्रॉ हो सकता है। विड्रॉ होने का मतलब रिवोक होना, कैंसिल होना, वापिस ले ले। इसलिए ये लाइन लिखी है कि एक्सेप्टेंस ऑफर के कैंसिल होने से पहले हो जानी चाहिए। यदि ऑफर कैंसिल हो गया किसी भी रीजन से, या तो खुद ऑफरर ने अपना ऑफर रिवोक कर लिया हो, या फिर ऑफर लैप्स हो गया, एक्सपायर हो गया, और क्या चीज हो गई, ऑफरर की डेथ हो गई सर, ऑफर देने वाले व्यक्ति की डेथ हो गई है, या ऑफर देने वाला व्यक्ति इंसैनिटी, इंसैनिटी यानी सर वो पागल हो गया, वो दिमागी तौर पर अब सही नहीं है। ध्यान से देखना, ऑफर दिया तब ठीक था, ऑफर देने के बाद, लेकिन एक्सेप्टेंस होने से पहले, इस बीच में यदि ऑफरर की डेथ हो जाए या ऑफरर पागल हो जाए और ये बात ऑफरी को पता चल गई, ऑफरी के नॉलेज में आ गई कि जिस व्यक्ति ने मुझे ऑफर दिया है जो अभी स्वीकार नहीं हुआ है, उस व्यक्ति की डेथ हो गई है, या वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड का हो, तो अब आप उसको एक्सेप्ट नहीं। पहले एक्सेप्ट कर लिया होता तो बिल्कुल आपकी ट्रांजैक्शन वैलिड थी, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाती। लेकिन यदि ऑफरी को ये पता चल जाए कि ऑफरर की डेथ हो गई है ऑफर देने के बाद, या ऑफरर इनसेन हो गया है, अनसाउंड माइंड का हो, पागल हो गया है, उसके बाद में यदि आप एक्सेप्ट करोगे तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी। क्योंकि जो ऑफर रिवोक हो जाता है ना, जो ऑफर कैंसिल हो जाता है, उस ऑफर की एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं हो, तो सिर्फ वही ऑफर विड्रॉ हो सकती, वही एक्सेप्टेंस वैलिड हो सकती है जो एक वैलिड ऑफर के लिए दी गई। यदि ऑफर रिवोक होने के बाद या ऑफर लैप्स होने के बाद यदि आप एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्टेड नहीं हो। इसलिए एक्सेप्टेंस रीजनेबल टाइम में हो, ऑफर के रिवोक या कैंसिल होने से पहले हो। अब एक पॉइंट आता है सर, यदि ऑफरी कुछ नहीं कही, बिल्कुल मौन धारण कर ले, जैसे अनिल ने सुनील को ऑफर दिया था कि मैं आपको मेरी कार 4 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं और 15 अप्रैल तक आप मुझे बता देना कि आपको मेरा ऑफर पसंद है या नहीं। अब सुनील जो है जिसको ऑफर रिसीव हुआ वो कुछ नहीं बोल रहा, ना तो उस ऑफर को स्वीकार कर रहा ना रिजेक्ट, साइलेंट है। तो क्या साइलेंट रहना एक्सेप्टेंस माना जाए? कुछ जवाब नहीं दे रहा ऑफरी, यानी ऑफरी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है। तो ये जो साइलेंस है, इज साइलेंस, क्या साइलेंस इज एन एक्सेप्टेंस? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि मेयर साइलेंस, कि सिर्फ मौन रहना स्वीकृति नहीं। ऐसा नहीं कि अगले ने ना नहीं बोला तो वो हाँ मान लिया जाए, ऐसा नहीं है सर। उन्होंने क्लियरली बोला कि मेयर, मेयर यानी ओनली, कि सिर्फ साइलेंट रहा है एक्सेप्टर तो ये एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। नॉर्मली जिस पर्सन को आपने ऑफर दिया है जरूरी नहीं है वो रिप्लाई दे, साइलेंट रह सकता है, और ये साइलेंट रहना आप रिप्लाई नहीं मान सकते, आप उस प्रपोजल की एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते, और आप ये नहीं कह सकते कि वो प्रपोजल एक्सेप्ट, क्योंकि वो साइलेंट रहा। तो साइलेंट रहना एक्सेप्टेंस नहीं होता है। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन, यानी कुछ ऐसी सिचुएशन भी हैं जिसमें साइलेंट रहना एक्सेप्टेंस के बराबर माना जाए।
आप सोच रहे होगे सर ऐसा कब होगा? जिस व्यक्ति को ऑफर दिया है वो कोई जवाब नहीं दे रहा, साइलेंट है, और फिर भी उसकी साइलेंस एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन में। तो सर बिल्कुल साइलेंस भी एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन में आ सकती है। कब आएगी? तो एक एक्सेप्शन है कि यदि ऑफरी के पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटी थी, ऑफरी के पास प्रॉपर ग्राउंड था उस ऑफर को रिजेक्ट करने का, लेकिन ऑफर ने मतलब ऑफरी ने उस ऑफर को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि जो ऑफर दिया गया था उससे उसने बेनिफिट लिए, उस ऑफर से उसने कोई ना कोई बेनिफिट लिए हैं। यानी जवाब तो नहीं दिया, लेकिन जो चीज उसको ऑफर की गई थी वो चीज उसने स्वीकार की है, उस चीज को यूज करना स्टार्ट किया और उससे बेनिफिट लिए। तो आपकी ये जो यहाँ पर जो मौन रहना है, साइलेंट रहना है ऑफरी का, वो एक्सेप्टेंस की कैटेगरी। ऐसा करता हूँ, इस एक्सेप्शन का मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। एक लैंडलॉर्ड है, उसने अपना मकान, अपनी प्रीमाइसिस किराए पर दी हुई। तो किराए की ट्रांजैक्शन में दो पार्टी हो गई, एक लैंडलॉर्ड मकान मालिक और एक टेनेंट किराएदार। तो मकान मालिक ने कुछ दिनों के बाद में किराएदार को एक नोटिस दिया कि आप मेरे मकान में रह रहे हो और इसका अगले महीने से मैं रेंट बढ़ा रहा हूँ। जो भी अभी रेंट है उसमें 10% रेंट अगले महीने से और बढ़ जाए। ये प्रस्ताव लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को दिया। टेनेंट को जैसे प्रस्ताव मिला कि रेंट इंक्रीज हो रहा है, एनहांस यानी रेंट बढ़ रहा है, तो टेनेंट ने, किराएदार ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई आपत्ति नहीं की, बल्कि कंटिन्यू लगातार उसी प्रीमाइसिस में अभी आप रह रहे हो, यानी उस प्रॉपर्टी को आप यूज कर रहे हो। यानी सर रेंट बढ़ाने का नोटिस मिला है आपको लैंडलॉर्ड की तरफ से, प्रस्ताव मिला है, और आप उसका ऑब्जेक्शन करने की बजाय लगातार ना तो उस मकान को खाली कर रहे, या तो वापस जवाब दो, देखो आप यदि किराया बढ़ाओगे तो मैं मकान खाली। कोई जवाब नहीं दिया, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई आपत्ति टेनेंट ने नहीं जताई, बल्कि कंटिन्यू अभी भी उसी मकान में आराम से रहे। का मतलब आप बढ़ा हुआ रेंट देने को। यहाँ पर जो साइलेंस है वो एक्सेप्टेंस की श्रेणी में आ जाएगा। इस एग्जाम्पल को रीड आउट, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं एग्जाम में यही समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि लैंडलॉर्ड सर्व्ड अ नोटिस टू द टेनेंट। एक मकान मालिक ने अपने किराएदार को एक नोटिस दिया डिमांडिंग एनहांस्ड रेंट, कि इसमें किराया बढ़ाने की उसने नई मांग की है कि अगले महीने से या जो भी समय है तब से आपका किराया बढ़ जाएगा। द टेनेंट डिड नॉट प्रोटेस्ट, टेनेंट डिड नॉट मेक एनी ऑब्जेक्शन, टेनेंट ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की, एंड कंटिन्यू टू ऑक्यूपाई द प्रीमाइसिस, और जो भी प्रीमाइसिस थी, जो परिसर है, जो जगह थी, जो घर मकान, वो लगातार टेनेंट यूज। तो ये जो कंडक्ट है, ये जो बिहेवियर है टेनेंट का, टेसिटली का मतलब साइलेंटली, कि आप साइलेंट बिहेवियर, आपका कुछ नहीं बोल रहे, बल्कि जो जगह आपको दी हुई है रेंट पे उसको लगातार आप यूज कर रहे, तो ये माना जाएगा कि आपको जो ऑफर मिला था बढ़ा हुआ रेंट देने का वो आपको स्वीकार। अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सर यहाँ किराएदार ने तो एक्सेप्ट भी नहीं किया। किराएदार ने प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया, मानते हैं, लेकिन ऑब्जेक्शन भी तो नहीं की, और सबसे बड़ी चीज प्रॉपर्टी में लगातार आप रह रहे हो। इस केस में खुद लो कहता है ऐसी कोई सिचुएशन रही कि ऑफरी के पास प्रॉपर मौका है ऑफर को रिजेक्ट करने का, अपनी आपत्ति जताने का, लेकिन आप कोई आपत्ति नहीं जताते, बल्कि जो ऑफर में आपको प्रॉपर्टी दी गई है वो प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो, आप बेनिफिट ले रहे हो, तो ये माना जाएगा कि ऑफर आपको स्वीकार है और आप उसको यूज कर रहे हो, तो वो एक्सेप्टेंस की श्रेणी में। तो साइलेंस नॉर्मली एक्सेप्टेंस नहीं होती है, बट जहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसको रिजेक्ट करने की, आप उसको रिजेक्ट नहीं करते बल्कि यूज करते हैं, हाँ, तो फिर वो एक्सेप्टेंस की श्रेणी। एक एग्जांपल और है, जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर तो डेली मैगजीन, मतलब हर दिन आता है। ऐसे कुछ मैगजीन्स आती हैं, पत्रिकाएं हैं कुछ जो साप्ताहिक होंगी, कुछ ऐसी हैं जो मंथली होंगी, कुछ ऐसी हैं जो ईयरली होंगी। तो अनिल नाम के एक पर्सन ने एक वीकली मैगजीन सब्सक्राइब, जैसे आप लोग हो, आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो अपन कई बार टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब करते हैं ना, 6 महीने तक आप जितने भी टेस्ट सीरीज इस वेबसाइट पे रहेंगे
तो टेस्ट आप ऐसी कोई मैगजीन भी सब्सक्राइब कर सकते थे, कोई करंट जीके, कोई और सब्जेक्ट पे जिस पे आपको रेगुलर अपडेट चाहिए हो। वैसे एक अनिल नाम के पर्सन ने एक वीकली मैगजीन सब्सक्राइब की 3 साल के लिए। तो जो भी कंपनी है वो 3 साल तक हर वीक जो मैगजीन होती थी उस अनिल को या तो ईमेल करते या उसके एड्रेस पे सेंड करते। 3 साल खत्म होने के बाद भी कंपनी लगातार मैगजीन भेजे जा रही है। अनिल ने तो 3 साल के लिए सब्सक्राइब किया था, लेकिन 3 साल होने के बाद भी कंपनी ने मैगजीन भेजना बंद नहीं किया। कंपनी लगातार मैगजीन भेजे जा रही और अनिल भी कुछ नहीं कह रहा। अनिल भी सोच रहा सही आने 6 साल हो गई सर, 3 ओरिजिनल 3 और। अब जब नेक्स्ट 3 साल खत्म हो गई तब कंपनी ने इनवॉइस भेजा होगा कि आपको 3 साल लगातार हमने मैगजीन भेजी, आप हमें पैसे दो। अब अनिल मना नहीं, अब अनिल ये नहीं कहेगा कि मैंने तो ओरिजिनली 3 साल के लिए सब्सक्राइब, आपने एडिशनल 3 साल और मुझे क्यों भेजा। माना कि आपने ओरिजिनल 3 साल के लिए के बाद में भी यदि वो कंपनी आपको लगातार मैगजीन भेजे जा रही है, 1 वीक 2 वीक, गलती से आ जाए, आपने बीच में एक बार भी मना किया कि हर वीक आपके पास मैगजीन आ रही है और आप मैगजीन को यूज कर रहे हो, आप उसका बेनिफिट उठा रहे हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया आपने भी। इसलिए ये जो बिहेवियर है अनिल के पार्ट पर, ये साइलेंट जो है अनिल के पार्ट, साइलेंस भी एक स्वीकृति है और इस केस में अनिल की लाइबिलिटी बनेगी। जो एडिशनल टाइम के लिए उसको मैगजीन मिली है वो उसको पेमेंट। तो सामान्यतः साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्ट, साइलेंट रहना नहीं है। इसमें जहाँ पर आपके पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है रिजेक्ट करने की, आप नहीं कर रहे, उस केस में साइलेंस भी वो एक्सेप्टेंस डेफिनेशन में कवर होगा। तो ये तो थे यहाँ तक के छोटे छोटे पॉइंट्स। एक तो ऑफर क्या होता है और दूसरा एक्सेप्टेंस, और ऑफर और एक्सेप्टेंस से रिलेटेड आपने गो थ्रू। अब जो अपने सामने नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन यानी ये हिंदी में इसको प्रतिफल बोलते हैं, सोच विचार थोड़ा गलत लिखा, वो बोलते हैं प्रतिफल। कंसीडरेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिफल। देखो प्रतिफल का मतलब है कि जो भी ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जो भी ट्रांजैक्शन दो लोगों के बीच, तो उन दोनों लोगों को एक दूसरे पर्सन से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना आवश्यक। ये जो बेनिफिट मिलता है उसी को ही हम यहाँ पर कंसीडरेशन। जैसे अनिल ने ऑफर दिया कि मैं आपको मेरी कार बेचना चाहता हूँ, सुनील को ऑफर दिया, सुनील ने उसको स्वीकार किया कि हाँ मैं आपकी कार परचेज करना। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, सुनील के लिए कार कंसीडरेशन, वो कार मिलेगी, के लिए कार बेनिफिट हुआ। अनिल को जो अमाउंट रिसीव होगी वो अमाउंट उसके लिए बेनिफिट। वैसी ट्रांजेक्शन जिसमें जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होता है जब उस कॉन्ट्रैक्ट करने वाली दोनों पार्टीज, जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी को उस ट्रांजेक्शन में कोई ना कोई एक दूसरे से बेनिफिट मिले। और ये जो बेनिफिट रिसीव होता है, दिस इज कॉल्ड, यानी रिटर्न गिफ्ट। एक तरह से मैं आपको कुछ दे रहा हूं तो बदले में मुझे भी कुछ मिले, तो ये जो बदले में कुछ मिलना है दिस इज कॉल्ड प्रतिफल, यानी कंसीडर। आइए एक बार जनरल जो डेफिनेशन है वो पढ़ा देता हूं कि कंसीडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, यानी प्रतिफल का मतलब कि आपने भी कोई वादा किया है और उस वादे के बदले में भी आपको कुछ और चाहिए, तो उसको हम कंसीडरेशन। तो व्हेन समवन प्रोमिस, यदि किसी एक ने वादा किया था कोई कार्य को करने का या नॉट टू डू समथिंग फॉर समवन एल्स, यानी यदि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वादा करे कि आपके लिए मैं कोई कार्य करूंगा, तो वो भी इन रिटर्न ये चाहता है मुझे भी सेम टाइप का रेसिप्रोकल जेस्चर मिले, ऐसा ही कोई पारस्परिक मुझे भी कोई भाव मिले, मुझे भी कोई कीमत मिले। ऐसा जो पारस्परिक को बेनिफिट मिलना होता है उसी को हम प्रतिफल के रूप में जानते हैं, कंसीडर में जानते हैं। लेकिन ये तो एक जनरल डेफिनेशन, लेकिन अपने को जो डेफिनेशन पढ़नी है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग बताई। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 क्लोज डी में बताई। ध्यान देना, कंसीडरेशन का सेक्शन याद रखना, कोई पूछे कभी कंसीडरेशन कौन से सेक्शन में डिफाइन है, तो सेक्शन 2 क्लोज डी में डिफाइन। ऑफर क्लोज ए में था,
एक्सेप्टेंस यानी प्रोमिस क्लोज बी में था, और प्रोमिसर और प्रोमिसी वो 2C में डिफाइंड थे, और कंसिडरेशन 2D में डिफाइंड। कंसिडरेशन किसे कहते हैं? तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग आपको एक डेफिनेशन दी। हाँ, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है। देखो, लॉ की जो लैंग्वेज होती है ना वो थोड़ी सी टेक्निकल होती है, वैसे आम व्यक्ति पहली बार में तो कम से कम नहीं समझ, खास करके कंसिडरेशन जैसी डेफिनेशन को तो एक बार पढ़ते तो ऐसे लगेगा जैसे कुछ भी समझ में नहीं है। इसके वर्ड्स एक जनरल इंग्लिश से हटके होते हैं और बिल्कुल सीधे नहीं लिखे होते। तो लीगल जो लैंग्वेज होती है वो हमेशा से थोड़ी टेक्निकल रही है, हमेशा से रही और रहेगी उसमें। इसलिए आम आदमी नॉर्मली जो कोर्ट के दस्तावेज होते हैं वो पढ़ने में थोड़ी सी उसको मुश्किल हो। हाँ, रेगुलर जो कोर्ट में काम करते हैं, जो लीगल लैंग्वेज के साथ रेगुलर डील करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा आसान है। एक बार मैं रीड आउट करवा देता हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जैसे ही रीड करोगे आपको कुछ समझ में नहीं आने। इन्हें एक बार रीड कर लेते, फिर आपको ध्यान है मैं विद एग्जाम्पल एक एक वर्ड और एक बार रीड करते हैं। सेक्शन 2 क्लोज डी में क्या लिखा है? तो सेक्शन 2 क्लोज डी कहता है कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, देखो एक वर्ड लिखा है प्रोमिसर। प्रोमिसर वो व्यक्ति जिसने प्रोमिस किया। तो यदि प्रोमिस के कारण प्रोमिसी या कोई भी दूसरा पर्सन ने कोई ऐसा काम किया है या ऐसे काम को करने से दूर रहा है या ऐसा कोई काम कर रहा है या उस काम को करने से दूरी बनाए हुए है या फिर फ्यूचर में करने का वादा किया है या फ्यूचर में उस पर्टिकुलर कार्य को करने से दूर रहने का प्रॉमिस किया, तो ऐसा कोई कार्य करना या कार्य करने से दूरी बनाना, ऐसा कोई प्रॉमिस करना इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन। मुझे पूरा विश्वास एज सच आपको समझ में नहीं आई है। तो बस एक बार एक चीज याद करो, आपने सबसे पहले ऑफर की डेफिनेशन गो थ्रू की थी और आपने बताया था कि सर ऑफर दो तरह से हो सकता है। एक होता है टू डू समथिंग, कोई कार्य करना, और एक होता है टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग यानी नॉट टू डू समथिंग। सेम उसी तरह से कंसिडरेशन भी दो तरह की हो सकती है, या तो टू डू समथिंग या नॉट टू डू समथिंग। जैसे अनिल ने सुनील को ऑफर दिया कि मैं आपको मेरी कार 4 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, तो ये पॉजिटिव ऑफर है, टू डू समथिंग। यहां पर अनिल प्रोमिसर है, उसने वादा किया कि मैं आपको मेरी कार 4 लाख रुपए में बेच दूंगा। सुनील ने बोला ठीक है मैं आपको पैसे दे दूंगा, ये पॉजिटिव ऑफर था। नेगेटिव कंसिडरेशन कैसे होती है सुनना ध्यान से। मान लीजिए अनिल की कार और सुनील की बाइक का एक्सीडेंट हो जाए, जिसमें बाइक को नुकसान हुआ, बाइक टूट गई। गलती अनिल की है क्योंकि वो कार चला रहा था, रोंग साइड से चला रहा था, तेज स्पीड में चला रहा था, ठीक है, लापरवाही। तो अब सुनील उसके खिलाफ कोर्ट में केस करेगा। तो अनिल यदि चाहे तो सुनील को बोल सकता है यदि आप मेरे अगेंस्ट में केस नहीं करो तो मैं आपकी बाइक में जो नुकसान हुआ है 2 लाख का, एक जो भी, वो मैं ठीक करवाने को तैयार। इस केस में सुनील के लिए तो उसको पैसा मिलेगा बाइक ठीक करवाने को, वो कंसीडरेशन हुई। और अनिल के लिए क्या कंसीडरेशन हुआ कि सुनील उसके खिलाफ कोई केस फाइल नहीं करेगा। तो केस फाइल नहीं करना अनिल की कंसीडरेशन, कोई एक्चुअल में कोई अमाउंट नहीं मिल रही बट केस फाइल नहीं होगा, ये उसकी कंसीडरेशन। इसलिए कंसीडरेशन में बी टू डू समथिंग और कंसीडरेशन में बी टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग। दूसरा एंगल और समझिए, कंसीडरेशन पास्ट भी हो सकती है, कंसीडरेशन प्रेजेंट भी हो सकती है, कंसीडरेशन फ्यूचर भी हो सकती है। हाँ सर, पास्ट जैसे अनिल ने आज से 2 महीने पहले सुनील को कोई सर्विस दी थी, अब सुनील प्रोमिस कर रहा है कि आपने 2 महीने पहले मुझे जो गुड्स दी थी या सर्विस दी थी उसका पैसा अब मैं आपको पे करना। यहाँ पर एक व्यक्ति को कंसिडरेशन पहले मिल चुकी है, हाँ दूसरे व्यक्ति को अब मिलेगी। और प्रेजेंट में ट्रांजेक्शन हो रही हो तो कि मैं आपको गुड्स सेल कर रहा हूं, आप मुझे पेमेंट करें, तो ये प्रेजेंट हो गई। और फ्यूचर के लिए हो तो आज एग्रीमेंट हुआ है कि 2 महीने बाद मेरे फार्म हाउस में जितने भी एप्पल होंगे, मेरे गार्डन में जितने भी एप्पल या मैंगो होंगे वो मैं आपको सेल कर दूंगा, आप मुझे पेमेंट कर देना।
अब दोनों ही चीज फ्यूचर में होंगी, फ्यूचर कंसिडरेशन। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, कंसिडरेशन तीनों टेंस में हो सकती है, तीनों काल में हो सकती है। कंसिडरेशन में भी पास्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में परमिसिबल, कंसिडरेशन में फ्यूचर, और कंसिडरेशन में भी प्रेजेंट। आइए अब इसको एक बार दोबारा रीड आउट करते हैं कि यदि प्रोमिसर की डिजायर पर, यानी पहले प्रोमिसर ने वादा किया है, अनिल ने सुनील से प्रोमिस किया कि मैं आपको मेरी कार सेल करना चाहता हूं 4 लाख रुपए, प्रोमिसर ने ऐसा कहा, तब प्रोमिसी हैज डन या अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी पहले प्रोमिसर का प्रोमिस होगा, तब प्रोमिसी की तरफ से रिप्लाई हो। याद रखना, पहले प्रोमिसर की डिजायर होना जरूरी। तो यदि प्रोमिसर की डिजायर पर या तो प्रोमिसी खुद हैज डन समथिंग या अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कुछ कार्य कर चुका है या कर रहा है या करेगा, या फिर कोई कार्य करने से दूर रहा, या फिर अभी रह रहा है, या फ्यूचर में रहेगा, तो ऐसा जो कार्य प्रोमिसी की तरफ से किया जा रहा है, या कोई कार्य करने से प्रोमिसी या कोई अदर पर्सन दूर रह रहा है, उसी को हम कंसीडर में जानेंगे। बस आप तो लैंग्वेज को एक दो बार रीड आउट करना, समझ में आ जाएगी। नहीं तो मेन पॉइंट याद रख लो आप कि कंसीडरेशन प्रोमिसर की डिजायर पे होनी चाहिए, यानी पहले प्रोमिसर अपना प्रोमिस पूरा करने का वादा करेगा, तभी प्रोमिसी ने कुछ ना कुछ बदले में करने के लिए बोला हो। सेकेंड पॉइंट इतना याद रखना है कि कंसीडरेशन में भी पास्ट, कंसीडरेशन में भी प्रेजेंट, और कंसीडरेशन फ्यूचर। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना, सिंपल सी बात, कि कंसीडरेशन में टू डू समथिंग और कंसीडरेशन भी नॉट टू डू। 3 पॉइंट याद रख लो कंसीडरेशन से रिलेटेड। यदि कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसका आंसर आप गलत नहीं, सेम इसी डेफिनेशन को आगे एक एक पॉइंट में भी समझाए, यानी वैलिड कंसीडरेशन के लिए क्या क्या एसेंशियल्स हैं। तो पहला पॉइंट है कि कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, कि कंसीडरेशन प्रोमिसर की डिजायर पे होनी चाहिए, यानी पहले प्रोमिसर वादा करेगा कि मैं आपके लिए कोई XYZ चीज करना चाहता हूं, तो फिर प्रोमिस उसका जब। तो कंसीडरेशन हमेशा प्रोमिसर की डिजायर पे, पहले प्रोमिसर जो प्रतिज्ञा करता है, पहले वो अपना पर्टिकुलर पॉइंट को या जो भी वो प्रोमिस किया उसको पूरा करने का वादा करे, तभी उसके बाद में प्रोमिसी की तरफ से प्रतिफल। तो कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, कंसीडरेशन तभी प्रोमिसी पे करेगा जब प्रोमिसर के पार्ट पर कोई कार्य करने के लिए कोई वादा किया गया। यदि प्रोमिसर की तरफ से प्रोमिस नहीं है, तो फिर प्रोमिसी भी अपनी तरफ से कोई कार्य नहीं करेगा। तो कोई भी कार्य यानी कंसीडरेशन तभी मूव होगी जब पहले प्रोमिसर की तरफ से उस कार्य को करने की इच्छा जताई। ठीक है, चलिए ज़्यादा नहीं बढ़ाता हूँ, आज इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। आगे कंसीडरेशन की ही डेफिनेशन का फर्दर एनालिसिस है, तो नेक्स्ट क्लास में इस पॉइंट को भी रिपीट करेंगे और आगे आने वाले दूसरे टॉपिक को भी, और इसमें क्यों गो थ्रू करें। अभी तक के जो पॉइंट्स पढ़े हैं उसका आप रिवाइज करो, और कंसीडरेशन की डेफिनेशन को नेक्स्ट क्लास में और फर्दर विद एग्जांपल्स एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच।